तो मेरी प्लस टू में भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे। आई वाज लाइक 66% मार्क्स थे मेरे, 65.68% मार्क्स थे। तो अगर आप कहोगे कि मेरे प्लस टू में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ए ट्रिपल बी में मेरी कोई अच्छी रैंक नहीं थी, ना ही मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया। प्रिपरेशन फेज थोड़ा अप्रॉक्स 6.5 ईयर्स का रहा मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जेबीबी और मैं आपके आगे आज लेके आया हूँ निखिल आनंद को, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से आते हैं और उन्होंने बहुत ही बड़े स्ट्रगल के बाद इसरो में एक बहुत ही अच्छी रैंक पाई है। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ मेरे दोस्त निखिल आनंद से। वेलकम निखिल। थैंक यू सर, थैंक यू सागर सर। Nikhil, first of all, I want to congratulate you to achieving a big success. This is a really a big achievement. So, congratulating you as well as your parents also. थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच। तो अपने बारे में बता दो, लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो। तो मेरा पूरा नाम जरूर मतलब बतानी, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम एन आईआईटी और एनआईटी, कोई रॉकेट साइंस इंस्टीट्यूट से नहीं है, तो इसलिए उसको हाईलाइट कर। या सो बेसिकली मेरा फुल नेम निखिल आनंद है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बर्थ प्लेस मेरी बिहार ही थी, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और मैंने सारी स्टडीज़ अपनी चंडीगढ़ से कंप्लीट की है। मेरी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, ऐसा कोई हाई एंड स्कूल नहीं था मेरा। 10th तक मैं 35 मॉडल में था, उसके बाद मैंने 40 मॉडल से अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग के बाद टेक्निकल में इंटरेस्ट था थोड़ा बचपन से ही चीज़ों में, मशीन्स वगैरह में, तो सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसलिए मैकेनिकल के बाद लेने के बाद मुझे लगा कि तो मेरी प्लस टू में भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे। आई वाज लाइक 66% मार्क्स थे मेरे, 65.68% मार्क्स थे। तो अगर आप कहोगे कि मेरे प्लस टू में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ए ट्रिपल बी में मेरी कोई अच्छी रैंक नहीं थी, ना ही मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया, तो मैं कहूँगा कि आई एम लाइक अ एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट। और बट एक एटीट्यूड था कि इम्प्रूव करने का, बचपन स्टार्टिंग से ही इम्प्रूव कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का टाइम, यस, उसके बाद ग्रेजुएशन में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेन चीज़ जो है ग्रेजुएशन में मैंने सीखी कि हाउ टू, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक होती थी उस टाइम, तो मैंने तो थोड़ा अंदर से जो इन्फीरियरिटी होती थी कि इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो चीज़ मैंने ग्रेजुएशन में आके इम्प्रूव की। और ग्रेजुएशन में आके मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, तो उसमें मुझे उसके दौरान प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के दौरान मुझे जो अंदर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो मैंने ग्रेजुएशन के फेज़ में सीखी। मेजॉरिटी जो मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हुई है। तो ग्रेजुएशन के टाइम मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, सीनियर्स के गाइडेंस के अंदर भी प्रोजेक्ट्स किए, खुद लीड भी किए 2-4 प्रोजेक्ट्स। तो उस फेज़ में मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट से याद आया कि हम लोग तो प्रोजेक्ट खरीद के लाए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि खरीद के लाना इज बेटर ऑप्शन टू सेव टाइम, और ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, उसमें पैसे लगाना, टाइम लगाना इज गुड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंजीनियरिंग इज समथिंग ना, कि आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग आप इसलिए लेते हो कि आपका इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इसलिए लिया कि मुझे इंटरेस्ट था। तो अगर आप प्रोजेक्ट खरीद लेते हो, आपने उस टाइम बचा लिया, बट अगर आप टेक्निकल जॉब में जाओगे, किसी भी टेक्निकल जॉब, अच्छा अगर आप नहीं प्रिपेयर करना चाहते टेक्निकल के, आपके पास कोई अलग ऑप्शंस है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइम इन्वेस्ट करें। बट अगर आपको पता है कि मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे टेक्निकल पोस्ट लेनी है, टेक्निकल जॉब करना है, तो उसके लिए आपको हर इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ये तो आपके प्लेसमेंट्स में आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यूअर मानता ही नहीं, एक्चुअली उसको जानना रहता है कि आप बीटेक में आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया। हाँ, और यू कैनॉट फूल इंटरव्यूअर। तुम ये सोचो कि तुम इंटरव्यूअर को बेवकूफ बना दोगे, तो 2 क्वेश्चन में आपकी क्या कहते हैं औकात पता कर लेता है कि कितनी औकात है आपकी टेक्निकल। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप दिल से प्रोजेक्ट कीजिए और उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, उससे लर्निंग कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप, जो मैंने टेक्निकल स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स मुझे आई, वो मैंने ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट के टाइम में, टीम मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं, लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं, वो सब मैंने प्रोजेक्ट के टाइम में सीखी। आफ्टर ग्रेजुएशन सर मैंने फिर प्रिपरेशन फेज में गया मैं, और प्रिपरेशन फेज कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, और बट फिनिश फाइनली अच्छा हो गया। प्रिपरेशन फेज थोड़ा अप्रॉक्स 6.5 ईयर्स का रहा मेरा। चलो, मुझे आप 6.5 मतलब किस ईयर से मैं मानूं प्रिपरेशन शुरू हुआ? सब प्रिपरेशन मुझे लगता है कि 2015 से स्टार्ट की थी मैंने। 2015 तो 2016 में बेसिकली हम मिले थे शायद, हैं? 2016 में हम मिले थे। यस, तो बढ़िया, मतलब 15, 16, then 17, 18, 19, 20 लॉन्ग। यस सर, नाउ इट्स 21। 5-5.5 साल, 6 साल आपने जो वेट किया, कंसिस्टेंटली मेहनत की। मुझे जानना है कि इसके लिए आपके अंदर मतलब
मोटो कहाँ से आया आपके अंदर, ड्राइव फोर्स कहाँ से आया? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब हम लोग ग्रेजुएशन निकले तो हम लोगों में एक ना भूख थी, आप में भी मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी थी, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे, हम प्रूव करना चाहते थे अपने आप को कि यार वी हैव कैलिबर, हम एक अच्छा टारगेट सेट करके कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फेलियर सहे थे IIT ट्रिपल में। तो हमारे अंदर एक वो था कि यार एक पेपर तो अच्छा निकाला जाए, एक चीज़ तो हमें डिफाइन करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ उस टाइम हम लोग बहुत मोटिवेटेड थे, और पहले 2 साल मुझे पता है तुम भी बहुत मोटिवेटेड थे, अगर मैं भी मोटिवेटेड था। पर धीरे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं प्रिपरेशन फेज में एज पर टाइम ऐसा था ना निखिल यार, देखो 90% बच्चे छोड़ के जाते, क्विट कर रहे थे, छोड़ के। स्टिल मतलब मैं जानता हूँ कि तूने क्विट नहीं किया था, और एक बड़े मतलब भारी दिल से मैं जब वहाँ से निकला, मैं तो सिलेक्शन के बाद निकला, लेकिन मैं बड़ा दिल मेरा भारी था कि यार निखिल अभी वहीं है, उसको भी जल्दी से सक्सेस मिल जाए। तो सागर वही है ना कि बट यही है कि तुमने जर्नी खत्म की, सागर तुमने जर्नी खत्म की, बट मैं वही कहता हूँ कि जब तुम्हारा भी अच्छा स्ट्रगल था, मुझे याद है जब तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था और तुम कमरे में लाइट ऑफ करके सो मुझे वो फेज याद है, मैं ही गया था तुम्हारे रूम पे। एक्चुअली मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तेरा, क्योंकि तूने 6 साल तक कैसे झेला है तो मैं तो फिर वही है, बट वही मुझे तुमसे भी मोटिवेशन बहुत मिली सागर, क्योंकि तुमने भी अच्छा खासा, क्योंकि तुम डिप्लोमा बैकग्राउंड से आते थे, तुम्हारा +1 +2 में तुमने कोई अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तुम्हारा कॉन्सेप्ट में कोचिंग नहीं लगाई, फिर भी तुमने 3 साल डेडिकेटली प्रिपेयर करने के बाद तुमने निकाल दिया, क्योंकि वो डेडिकेशन ही थी तुम्हारी। तो एक भी दिन मिस नहीं करना, सुबह आ जाना, शाम को लाइब्रेरी से पढ़ते रहना, तो वो सब चीजें थी तुम्हारी। किसी का है ये सेइंग है कि ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग माइकल फेलिप्स आपको फाइनली सक्सेस दिलाती है। तो हम ट्रेनिंग में जब थे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करते थे चीजें। और सबसे बड़े हमने बहुत नीचे से लेवल से स्टार्ट किया था, बहुत नीचे, कॉन्सेप्चुअली हम बहुत वीक थे, तो फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट जानने में 6 महीने लग गए थे, क्या क्या 6 महीने लग गए थे। हाँ, फिर बुक्स वगैरह देख के, फिर जब पता चला नोट से नहीं हो पा रहा, तो फिर बुक्स खोली हमने, बुक्स खोल के खुद के नोट्स बनाए, तो लॉन्ग जर्नी थी हम लोगों की। बुक से ज्यादा इंजीनियरिंग सर्विसेज तब भी मेरे से नहीं निकल पाया नहीं, लेकिन मैंने तेरा नंबर इंजीनियरिंग सर्विस से ही सेव किया था, क्योंकि मुझे पता था तू निकालेगा। वो कुछ मैटर ऑफ 2-4 क्वेश्चन का ही होता है, वो रह गया, कोई बात नहीं। फाइनली मतलब लैंड तो वो सेम प्लेस पे हो गया, और रेप्यूटेड हो गया। चाहिए क्या कहते हैं, बुक से ज्यादा कितनी बुक्स पढ़ी होंगी कम से कम, एक तो हम करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सागर बताऊं तो पहले 2 साल मैं थोड़ा नोट्स पे, कोचिंग नोट्स जो होती है उस पे डिपेंडेंट था, कि कोचिंग नोट्स पढ़ते हैं उससे शायद हो जाएगा। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालने के लिए, मुझे जैसा लगता है, मेंस निकालने के लिए, प्रीलिम्स में निकालने के लिए आपको चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है। आप सोचोगे कि रट के चले जाएं या ऐसे बिना समझे सिर्फ नोट्स रट के चले जाएं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पेपर निकलने वाला है, क्योंकि तुम्हें भी पता, तुमने भी बहुत बुक्स पढ़ी थी, और मैंने तुम्हें देख के मैं गया था बुक्स लेने के लिए कि मुझे भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि पहले 2 साल हमारे आपस में नोट्स के बन गया था बुक्स का, बस तेरे कुछ अपना पाइल अप कर दिया था और इसी में से पढ़ते थे। तो फिर वही था कि बुक्स पढ़नी पड़ी, और बुक्स पढ़ने का फायदा ये हुआ कि जो नोट्स बने ना उस बुक से, वो बहुत फिल्टर्ड नोट्स बने और बहुत अच्छे नोट्स बने। और उसके बाद फिर उसने कॉन्सेप्चुअली जो हमें इंटरव्यू में हेल्प किया, मुझे जैसा लगता है अगर वो 2 साल में इंटरव्यू बुक से नहीं पढ़ता, तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल था इंटरव्यू फेस करने का, वो मेरे में नहीं आता जैसा मुझे लगता है। एक्चुअली अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम बुक प्रेफर नहीं करना चाहते, हमें पढ़ने में बोरिंग लगता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो यू कैन स्किप दैट प्रोसेस। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स, मेन बुक्स, लाइक जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके मेन बुक्स आपको जाना पड़ेगा। तो बुक्स को अपना दोस्त बना लो जितना जल्दी हो सके, बनाना ही पड़ेगा चलो 6 साल में यार क्या क्या स्ट्रगल थे, जरा थोड़ा सा पॉइंट वाइज। तो क्योंकि मैं अब यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा मुझे लगता है फाइनेंशियली वो हमें हवा में बात नहीं करते, जो हाँ बिल्कुल तुझे मतलब दिल पे लगी ना वो बात बता दे बस, कि क्या क्या वही मैं बोल रहा हूँ। हुआ क्या, क्योंकि जब हम लोग प्रिपेयर करने गए थे तो इनिशियली आप में बहुत एनर्जी रहती है। इनिशियली आप, मुझे याद है मैं रात को भी लाइब्रेरी में सो जाता था, रात को लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, सुबह उठे गए 3 घंटे सोए वापस पढ़े हुए दोनों। हाँ, तो वो जो पहले 2 साल होते हैं वो आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं पहले 2 साल, बट फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट्स नहीं आता ना तो बच्चे हो जाते हैं डीमोटिवेटेड, और फिर धीरे से वो डिक्लाइनिंग फेज आना शुरू हो जाता है। और हमारे साथ भी हमने देखा होगा, बहुत लड़के हमारे साथ थे जिन्होंने फिर बाद में पेपर शिफ्ट कर लिया, फिर दूसरे फील्ड में चले गए, नॉन टेक फील्ड में चले गए। तो वो जो सर्वाइव करना है आपको 3-4 साल 5 साल, वो सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस और खुद पे बिलीव होना जरूरी है। अदरवाइज फिर वही है कि आप स्विच करना शुरू कर दोगे एग्जाम्स किया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो फिर वो मुझे लगता है कि आप एक लेवल में पहुंच जाओगे जिस दिन उस दिन पेपर अपने आप निकलेगा। मतलब एक तुम अपने ऊपर काफी वो रखता था कि मुझे आ रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन मुझे आ रहा है, समझ आ रहा है, फिर
बाकी मैंने क्योंकि दोस्तों से क्योंकि जिनसे भी बात की उनको कहते थे कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इवन सारे क्वेश्चन भी हो गए बावजूद उसके वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आ रहा। तो वही, क्योंकि देखो अगर अगर मैं जैसे मटेरियल साइंस का एग्जांपल दूं, तो मटेरियल साइंस अगर आप कोचिंग के नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कुछ भी नहीं पढ़ाते वो मटेरियल साइंस के लिए, क्योंकि गेट में नंबर में आता नहीं ज्यादा। क्या पढ़ा? बट हाँ, तो फिर वो जो सब्जेक्ट्स है ना मटेरियल साइंस वगैरह सब्जेक्ट, वो आपको खुद ही करनी पड़ेंगे। और जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सिर्फ नोट्स पे, कोचिंग उनके लिए फिर हर्डल से क्रिएट। इंट्रोड्यूस करा सकती है सब्जेक्ट से और थोड़ा बहुत हाँ हाँ, ट्रिक्स आपको बेसिक थोड़ा इनिशियल अपने फंडामेंटल किक दे सकती है। सही। हाँ, इनिशियल किक दे सकती है आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा ये इसरो का इंटरव्यू हुआ, उससे पहले थोड़ी देर बाहर बैठना रहता, 10 मिनट 20 मिनट, हाँ हाँ, वहाँ पे क्या फील हो रहा था? तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था। तो मैं दिमाग में ये सोच के गया था कि सिलेक्शन नहीं होगी। मैं रियली बताऊँ सागर, हुआ क्या है कि क्योंकि जिनके साथ मैं प्रिपेयर करता था ना, मैंने 8-9 लड़के थे मेरे साथ के, तो उनके साथ प्रिपेयर करता था। तो प्रिपरेशन के टाइम हम लोग एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो जो सभी लड़के थे ना, वो IIT कानपुर मास्टर्स, कोई IIT रुड़की, कोई IIT भिलाई, तो ऐसे बच्चे थे। तो मुझे लगा था कि देखो कॉन्सेप्चुअली तो सब अच्छे हैं, मुझे जैसा लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअली मैं अगर लीड कर सकता हूँ तो मैं अपने प्रेजेंटेशन या उस स्किल्स पे कर सकता हूँ इंटरव्यू में। तो हुआ क्या, जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया, पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हाँ, जिस दिन मैं गया था, क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने, तो हुआ क्या, मैं बैठे थे और मेरे साथ दोनों तरफ लड़के बैठे हुए थे। तो वैसे ही मैंने साथ वाले से पूछ लिया कि मुझे विच कॉलेज यू आर फ्रॉम, तो कहता कि आई एम डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर, एक लड़के ने। फिर मैंने उसको अगले वाले से पूछ के देखता हूँ, फिर मैंने अगले वाले से पूछा, तो कहता यार मैं IIT रोपड़ से MTech कर रहा हूँ। एक था IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट। तो मैंने सबसे पूछा, फिर उन्होंने वापस मेरे से पूछा, मैंने कहा यार मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बड़ा, क्योंकि अगर आप ये सोच के जाते हो ना कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप ना मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, और फिर वो एंजाइटी में आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता। तो मैं बड़ा रिलैक्स, मैं रियली तो मैं बहुत रिलैक्स घुसा अंदर। पहले 3 क्वेश्चन लेके नहीं गया था कि सिलेक्शन लेके ही आऊं। हाँ, लेके आऊं। पहले 3 क्वेश्चन उसने जो पूछे वो मुझे आते थे। तो जो पहले 3 क्वेश्चन के आप जब आंसर दे देते हो ना, फिर आप में आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्ट, फिर आप पिक कर लेते हो इंटरव्यू। तो वही मेरे साथ हुआ कि पहले 3 क्वेश्चन उसने मटेरियल साइंस से क्या बोले थे? मैंने मटेरियल साइंस बोला था फर्स्ट नंबर पे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर मशीन डिजाइन, और फिर मैंने बोला था IC और HT। मटेरियल साइंस बोले आग से खेलने के बराबर है। मुझे उन्होंने बोला भी इंटरव्यू में कि मटेरियल साइंस, आर यू श्योर मटेरियल साइंस? एक्चुअली मेरा रिजेक्शन मटेरियल साइंस की वजह से ही हुआ था। हां, देन आई सेड यस सर मटेरियल साइंस। तो कहते हैं लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल साइंस फर्स्ट। तो उसने आई थिंक माय 15 आउट ऑफ 20 मिनट्स 15 मिनट्स इंटरव्यू वाज ऑन मटेरियल साइंस ओनली। बाप रे, तो तू सरवाइव किया भाई, गजब। चलो अच्छा, ये तो जर्नी तो तेरी टफ थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सपोर्ट सिस्टम क्या था, मतलब घर से लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि यार अब तैयारी मत करो, बहुत हो गया, छोड़। बिल्कुल तेरे साथ ऐसा तो केस में कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा था। जैसे तुम्हारे केस में भी मम्मी ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, तुम्हें याद होगा, मम्मी ने तुम्हारे बहुत सपोर्ट किया। तो सेम केस मेरा भी था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पापा थोड़ा डाउट दिखा देते थे कि शायद नहीं निकलेगा, तूने अपनी पापा प्रैक्टिकल हैं। हाँ, पापा प्रैक्टिकल काम पे लगो यार। और फिर मम्मी जो थी मेरी, वो थोड़ी इमोशनल सपोर्ट की, कर लेगा मुझे पता है तो कर लेगा। और ऐसा कोई खास रिजल्ट मेरे पास पूरे लाइफ में नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है कि जिसको मैंने क्या कहते हैं देने के लिए कुछ हाँ, बट मम्मी को पता था कि लड़का जेन्युइनली मेहनत कर रहा है दिल्ली जाके, और अगर मेहनत करे कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मम्मी का सपोर्ट बहुत, कोविड से पहले तक। तो फिर जब मैं घर आ गया तब भी मम्मी ने सपोर्ट कहा कि मास्टर्स ज्वाइन कर लो, अदरवाइज तुम थोड़ा गलत फेज में चले जाओ। मतलब मैं एक बोलना चाहूंगा कि तूने फाइनली एक बार को मास्टर ज्वाइन कर लिया था। हाँ, मास्टर्स ज्वाइन मैंने कर लिया। ये था कि मतलब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये बात मैं जरूर कहूँगा स्टूडेंट्स को, और जो भी प्रिपरेशन फेज में होते हैं। मेरा आज निकल गया तो मैं ये कुछ फेक बात नहीं कहूँगा कि हाँ करते रहो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू डिसाइड कि इज दिस एग्जाम इज फॉर मी और नॉट। ठीक है, क्योंकि अगर वो फेज तुम्हारा निकल गया या एज लिमिट निकल गई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ये हुई भी है हमारे जान पहचान में ही, सागर तुम्हें पता ही है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा, हाँ, तो इसलिए कहूँगा थोड़ा एक प्लान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि सर्वाइव, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट ही नहीं आ रहे, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो तो हो सकता है आप नहीं, आपके लिए जॉब ही ना आ पाए। तो अब क्योंकि अब अगर आप IT फील्ड देखें और CSC फील्ड देखें, उसमें जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप फेल भी हो तो आपको जॉब्स मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में भी, बट मैकेनिकल में ऐसा नहीं है।
थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है स्टूडेंट्स को। अपने जूनियर जैसे कि भाई बंधु जूनियर स्टूडेंट, अब तो काफी कॉल्स आ रही होंगी तो हाँ अभी तो थोड़ा हाँ एक मतलब कि मतलब अब वही मैं कह रहा था, आप एक रिजल्ट आपको मैंने वही मैं सोच रहा था कल कि एक रिजल्ट आपको बस, पहले आप फेलियर होते हैं उसके बाद इंस्पिरेशनल हो जाते हो मुझे ये सिर्फ एक पूछना था, रिजल्ट से। मतलब जैसे रिजल्ट का डे कौन सा डे था? ये आई थिंक 29 अगस्त अगस्त को आया, नहीं नहीं, अभी सितंबर, कौन 29 सा सितंबर सर, लास्ट मंथ 29 को, सितंबर में आया। तो 28 को और 29 30 को डिफरेंस क्या था? 28 और 30। तो डिफरेंस मुझे थोड़ा मैं सच्ची बताऊं तो मुझे जब मैंने रिजल्ट देखा, मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे रिजल्ट, तो पहले तो थोड़ा होता ही है कि यार निकल गया, कैसे निकल गया थोड़ा डाउट रहता है कि पहले मैंने 5 बार अपना रोल नंबर चेक किया, 5 बार अपना नाम चेक किया कि मैं ही हूं ना, क्योंकि कंफर्म कर लेता हूं एक बार। मैं ही हूँ तो निखिल फिर या और कोई कंफर्म, हाँ कंफर्म किया, उसके बाद फिर थोड़ा अचानक ऐसा लगा जैसे कि बहुत बर्डन खत्म हो गया आपके ऊपर से, जो रिलीफ फील हुआ? वो स्ट्रेस था ना, वो बर्डन, वो बहुत रिलीफ फील हुआ कि बहुत बर्डन खत्म हुआ। और सबसे बड़ी बात मुझे अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए इतनी वो थी कि डेडिकेशन कि मुझे लेना है टेक्निकल कोई पोस्ट, तो इसरो मिलने के बाद तो आपको और कहते हैं कि आपके में 4 चांद लग गए कि आप टेक्निकल जगह जाना चाहते थे और आप गए भी, तो फिर सीधा ISRO एपेक्स इंस्टीट्यूट ISRO है। गए। हाँ तो फिर वो खुशी अलग थी मेरी। बहुत अच्छे यार। और पेरेंट्स, पापा जी का क्या कहना था? पापा जी तो आपको बताइए, पापा जी हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, तो बट मम्मी थोड़ी इमोशनल होती है, पापा थोड़ी दिखाते नहीं है, तो ऐसा हुआ कि पापा कहते वेरी गुड लगे रहे तुम, ये वो ठीक है। मैं तो फिर पापा ने फिर कॉल घुमाने शुरू कर दिए कि बेटे का हो गया, बेटे का हो गया शर्मा जी का लड़का, तो वो तुम शर्मा जी के हाँ लड़के बन जाओगे। कि हम शर्मा जी के लड़के नहीं हैं, बट फिर भी एग्जाम्पल दिया जाएगा है निखिल आनंद जी। ठीक है। चलो अच्छा, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए थे? मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर में मैंने किया था, एक स्क्रैप कार बनाई थी, जो भी कॉलेज में स्क्रैप मटेरियल होता है ना, वर्कशॉप वगैरह से निकल के मिलता है, उसको निकाल के एक स्क्रैप कार बनाई थी, उसमें काइनेटिक का इंजन लगा के बनाया था उसको। अच्छा। तो वो फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट था मेरा। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में सीनियर्स के साथ काम किया था थोड़ा सा, नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोड डिज़ाइन कॉम्पिटिशन होता है USA में, तो वो सीनियर्स के अंडर थोड़ा काम किया था। और उसके बाद मैंने HPVC इंडिया किया। HPVC इंडिया अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिक, तेरा बहुत हाई लेवल है भाई। हाँ तो वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाती है वो कॉम्पिटिशन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमें डिज़ाइन इवेंट में फर्स्ट प्राइज़ आया था, तो वो थोड़ा मोटिवेटिंग था हमारे लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने सुपरा इंडिया किया था अपने लास्ट ईयर में, और सुपरा इंडिया में वो बेसिकली सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कराती है उस कॉम्पिटिशन को, और उसमें ऑल ओवर इंडिया से टीम पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। आई थिंक टॉप 20-25 टीम्स में हमने फिनिश किया था उस कॉम्पिटिशन। तो प्रोजेक्ट का तुझे इंटरव्यू में फायदा होगा? मुझे लगता है कि मुझे प्रोजेक्ट का ही फायदा होगा, क्योंकि टेक्निकली मुझे लगता है बच्चे वहाँ सब अच्छे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बच्चा तो पेपर निकाला है ना वहाँ तक, हाँ पेपर निकाला टेक्निकली, बट जो आप जैसे इंटरव्यू में जाते हो, अब मुझे एंजाइटी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं उससे पहले, जैसे मैं उससे पहले दे चुका था, जैसे मैं प्रोजेक्ट के इंटरव्यू दे चुका, वर्चुअल राउंड्स में जा चुका था, कॉलेज में मैं प्रेजेंटेशन देता रहता कि फंडिंग चाहिए फंडिंग। मेरी एकेडमिक के अलावा आपकी पर्सनैलिटी जो इम्प्रूव करती है, जो चीज़, उसने मुझे लगता है कि बहुत हेल्प किया मुझे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैं हल्का सा भी फंबल नहीं हुआ जैसा मुझे लगता है इंटरव्यू में। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट से हुआ है ना। हाँ पर्सनैलिटी जो इंटरव्यू के लिए जिसको हम मिस कर देते हैं, मतलब पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, अगर आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। Unable to communicate your views, तो फिर क्या कैसे समझाओगे कि भाई क्या आता है? हाँ क्योंकि आप हो सकता है आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो, बट आप कन्वे नहीं कर पा रहे इंटरव्यू के पास, तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा तो चलो गेट के बारे में बताओ यार, मतलब मेरे को लगता है तेरी तैयारी बहुत फाइन थी, बट गेट नहीं हुआ उसका, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता, इवन दे आर नहीं होता क्रीम स्टूडेंट्स, स्टिल गेट नहीं हो पाता है, क्या रीजन है? yes. मुझे जैसा लगता है मेरी वीकनेस जहाँ मुझे लगती है, मेरे 615 गेट स्कोर आई है, मेरे आई थिंक 59 मार्क्स मेरे हाईएस्ट अचीव किए, मैंने गेट में 59 मार्क्स अचीव किए, 59-60 के अप्रॉक्स। तो चक्कर क्या है कि जब आपकी एक तो कैलकुलेशन की जो आपकी कैपेसिटी है, कैलकुलेशन एबिलिटी, और गेट का थोड़ा पेपर है कि आप एग्जाम में जाके कैसा दिमाग लगाते हो। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बट पेपर में जाके थोड़ा सा घुमा दिया, उसको आप पिक कर पा रहे हो कि नहीं पिक कर पा रहे हो वहाँ जाके। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देखो ना, तो वो है कि अगर आपने बहुत पढ़े नहीं आया ना, तो वो नॉलेज आपको काम आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन थोड़े IQ लेवल वाले नहीं होते, वो आपको अगर आपने बल्क में पढ़ा है ना, तो वो मटेरियल काम आ जाएगा आपको वहाँ पे। बल्क
मतलब यहाँ चाहिए आपको प्रिसाइज और कॉन्सेप्चुअल स्टडी, और बाकी जैसे इंजीनियरिंग सर्विस और जेईई में आपको चाहिए बल्क स्टडी। ये भी तो ऐसे 3 घंटे मिलते हैं, उसमें अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो हाँ, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही बात। और जो फिलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डाटा डालना होता है, फिल करना होता है, उसमें बच्चे बहुत गलती, मेरी भी उसमें बहुत गलतियां होती हैं। तो जनरली अब ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों में। मैं ये कहूँगा कि जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो 2 जगह ना फंसाएं पाँव। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग सर्विस में भी फंसा देते हैं और गेट में भी फंसा देते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया, वो गलती की। अगर आप गेट को प्रिसाइजली दे रहे हो 1.5 साल, स्कोर नहीं है क्योंकि मैं अगर आप बट मेरा फोकस इंजीनियरिंग सर्विस पे था फाइनल। हाँ, अगर आप गेट को देना चाहते हो तो आप 1.5 साल डेडिकेटली गेट को दो, गेट निकलेगा अगर आप डेडिकेटली दे रहे हो तो। बट अगर आप 2 जगह पाँव फंसा रहोगे तो फिर भैया दिक्कत वाली बात है। ये इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप फोकस, और आप फॉर्मूलाज पे बहुत फोकस रखो गेट के लिए, फॉर्मूलाज पे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन ट्राई करते रहो, तो वो आपको हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दो, वो भी आपको हेल्प करेगा गेट के लिए। सही। क्योंकि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज तो इतना ही है, बट उसमें जो नए क्वेश्चंस बनते हैं उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। उसके लिए टेस्ट सीरीज इज बेस्ट। चलो, और तुम फन के लिए क्या करते थे भाई? फन के लिए तुम्हें पता ही मेरा एक्सरसाइज का रूटीन होता था। चाहे कुछ हो जाए, चाहे एग्जाम 10 दिन पहले हो 10 दिन बाद हो, मेरा एक्सरसाइज होता ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को फिटनेस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पढ़ाई तो फिर भी बात कर लोगे, पर फिटनेस आपको बहुत जरूरी है। मैं लैग कर रहा हूं ना फिटनेस पे। हाँ, तो अगर आप जैसे सागर एक पुल अप भी नहीं मार पाता था पुल अप नहीं कर पाता। हाँ, पुल अप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करो तो हाफ एन आवर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। हाफ एन आवर आप निकाल सकते हो, 1 घंटा निकाल सकते हो। यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस हैं, कंटेंट एक्सरसाइज के, आप देखिए और कीजिए उसे। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। माइंड जो है वो तेजी से काम। हाँ, तो फिर वो आपको बेनिफिट ही देगा आगे जाकर। बहुत अच्छा, आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, अप्स एंड डाउन्स। वैसे तो डाउन था लास्ट में एकदम, लास्ट में हुआ। हाँ, ग्राफ नीचे ही जा रहा था। वो आपकी एक्यूमुलेटेड जो स्ट्रगल थे उसी की वजह से स्ट्रगल थे वो। हाँ, मिरेकल्स नहीं बोल सकते क्योंकि सारी जो स्ट्रगल थी वो आपकी जमा हो रही थी। तो जमा हो रही थी, मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉन्सेप्चुअली ठीक होते जा रहे थे, बस वो एक जगह लगना वाली देर की बात थी कि एक जगह लग जाए, बस वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इस बार इसरो में 128 सीट्स भी अच्छी थी, वरना जनरली इसरो में इतनी सीट्स नहीं आती। 35-40 सीट्स आती हैं। मिस किया, वो भी रिग्रेट में होंगे। और ये 2 साल खिंच गया ना ये एग्जाम, 2019 का एग्जाम। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कुछ बच्चे थे कि जो कोविड को शिकायत कर रहे थे कि थोड़ा मेरे भी फेज आया स्टार्टिंग में, थोड़ा डिप्रेशन फेज, बट उसके बाद आपको निकलना होता है उस फेज से। तो आप कुछ बच्चे थे कि यार कोविड आ गया, पढ़ाई नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं तो मैंने 1-1.5 साल जो भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है। तुम्हें पता ही है, तुमने मॉक भी लिए मेरे। तो मैंने वो 1-1.5 साल छोड़ा नहीं इंटरव्यू पर। रोज 2-4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में निकालता था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटी तेरे मॉक लिए थे। और मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी और को मेरी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, मैं मॉक ले सकूँ। सम अप करना चाहोगे प्रिपरेशन को, मतलब किस तरह से की जाती है? मुझे ये बताओ किस तरह से की जाती है प्रिपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके इसमें आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो। आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स थोड़े खराब हैं या बहुत ही खराब, मैं उनके लिए बोलूंगा क्योंकि मेरे भी इनिशियली खराब थे, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं की स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि वो मैं फील करता हूँ। जो तो हुआ क्या, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोचिंग लेनी है तब कोचिंग लीजिए। अगर आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स खराब है, मुझे क्या पढ़ना है, हाँ, वो आपको एक ब्लूप्रिंट बता देगी कैसे आपको करना है। तो अगर आप कोचिंग करें, कोचिंग कीजिए, उसके नोट्स अगर हैं तो नोट्स रिवाइज करते रहिए। एक बार आपका बेस लेवल बन गया ना, उसके बाद आपको पॉलिश करने भर की देरी होती है। और पॉलिश होती है विद बुक्स, जो मुझे फील होता है। आपको कोई स्टैंडर्ड बुक उठानी है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस बुक को खोलिए और उस चैप्टर को डेडिकेटली हाईलाइट कीजिए, उसके नोट्स राइट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं उस नोट्स में ऐड कीजिए। अगर मेरे नोट्स तुम सागर देखोगे उसमें यहाँ कहीं पॉइंट लिखा हुआ, कहीं पॉइंट लिखा हुआ, क्योंकि इतने ज्यादा एक्यूमुलेट किए मैंने एक जगह पे पॉइंट, वो मुझे लास्ट में बहुत फायदा देते हैं। सही। और अगर आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। किसी से कॉपी करोगे तो एक्चुअली यू आर उसका माइंड पढ़ रहे हो, तो आपको क्या समझ आएगा, आपकी वीकनेस नहीं। और दूसरे के नोट्स बना के वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सागर, मुझे जैसे अपनी वीकनेस अंडरस्टैंडिंग नोट्स में, तो उसकी वीकनेस जान के तुम्हें क्या फायदा, अपनी वीकनेस कुछ और हो सकती है ना। नहीं, जैसे जेईई वगैरह जो एग्जाम है उसमें आप रटी रटाई चीज आ जाती है कि आपने ये पढ़ा, ये आ गया वहाँ पे स्ट्राइक कर गया आपके, तो वो अच्छी बात है। बट अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, अगर आप बाग के लिए जा रहे हैं, ISRO के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज आपके काम नहीं आएगी। निखिल यार, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
थैंक यू सागर। आने वाले दिनों में मतलब बन तो गई हो अनऑफिशियली, ऑफिशियली आप एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरा दोस्त, देखो ग्रुप ए क्लास करो, हमारी दोस्ती मुझे भी। करना है। रॉकेट वॉकेट टाइम से छोड़ते रहना, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। थैंक यू सागर, थैंक यू मिलते हैं सागर। जहाँ तेरी पोस्टिंग होगी, अपन आएंगे फिर, हैं? ठीक है सागर, थैंक यू।